बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। हमने शुरू की हुई है। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में ये पोर्शन हमने पढ़ लिया था स्टार्ट से, और इसमें हमने इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, अल्फ़ा बीटा गामा का इंटरेक्शन पढ़ा हमने, और फिर इसमें इंटरेक्शन विद मैटर, ये इसको देख लेते हैं। इंटरेक्शन विद मैटर इसमें जो आ रहा है इसको हम इंटरेक्शन ऑफ मैटर में रेंज है। रेंज कैसे कहते हैं कि जो पार्टिकल या कोई अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है किसी के मटेरियल में पास करने से। तो लेट करें अल्फ़ा पार्टिकल अगर किसी मटेरियल में पास करते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो उसको रेंज कहेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय रेडिएशन इन एनी मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और सबसे ज़्यादा जो रेंज है यानी डिस्टेंस है वो अल्फ़ा और गामा का है, और सबसे कम अल्फ़ा का है। अब सबसे ज़्यादा अल्फ़ा का है और गामा का है, और अल्फ़ा की सबसे कम रेंज है। यानी जो गामा है ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है किसी भी मटेरियल में, क्योंकि ये चार्जलेस हैं, और अल्फ़ा सबसे कम करती है क्योंकि अल्फ़ा आयोनाइजेशन ज़्यादा करती है और एनर्जी लॉस कर देती है, जिससे इसकी रेंज यानी डिस्टेंस कम हो जाता है। अब आ जाए पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन भी वही चीज़ है। पेनिट्रेशन एबिलिटी ऑफ एनी रेडिएशन टू गो इनटू एनी मीडियम। किसी मीडियम में पास करने की जो एबिलिटी है उसको पेनिट्रेशन कह रहे हैं। और सेम सिमिलर वही बात हो गई कि गामा की जो पेनिट्रेशन वो सबसे ज़्यादा आ रही है और अल्फ़ा की पेनिट्रेशन सबसे कम आ रही है। ठीक है, और चूँकि गामा चार्ज पार्टिकल है, मैस हैवी होता है, कोलिजन ज़्यादा करेंगे, आयोनाइजेशन ज़्यादा करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे। एनर्जी लॉस करने से क्या होगा, इनकी पेनिट्रेशन कम हो जाएगी, यानी रेंज भी इनकी कम हो जाएगी। जो गामा इन ये चार्जलेस हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, मैक्सिमम पेनिट्रेट कर जाते हैं, आयोनाइजेशन कम करते हैं, और इनकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। अब आ जाएँ आयोनाइजेशन देखते हैं। एबिलिटी ऑफ एनी रेडिएशन टू आयोनाइज एनीथिंग। किसी भी चीज़ को आयनाइज करने की एबिलिटी को हम कहते हैं आयनाइजेशन। यानी एक एटम में से लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को आउट कर दें, इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की है और सबसे कम गामा की आयोनाइजेशन है। यूँ कह लें कि रेंज, इधर रेंज हमने पढ़ी थी, रेंज और ये जो पेनिट्रेशन ये दोनों इन्वर्स होती हैं। जब जिसकी रेंज ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन या आयोनाइजेशन, जिसकी रेंज ज़्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन कम होगी। ये दोनों इन्वर्स होते हैं। इंट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन मास, एनर्जी एंड चार्ज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इंट्रैक्शन एनर्जी में डिपेंड करता है, मास पे और चार्ज पे डिपेंड करता है। आगे आ जाए न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में हमने देखना है कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूट हो जाता है, किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है जब अल्फ़ा बीटा गामा एमिट करता है। जैसे इसमें देखें तो चेंज ऑफ न्यूक्लियर इनटू एनी अदर न्यूक्लियर ऑन एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन। एक न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है जब अल्फ़ा बीटा एमिट करता है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके में इसका यूनिट बैकरल होता है, और इसको कहते हैं 1 बैकरल इज इक्वल टू डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 10 बैकरल। 1 क्यूरी की ये वैल्यू याद रखें, इंपॉर्टेंट है, 3.7 10 और ये रदरफोर्ड का भी दिया हुआ है, रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 बैकरल। और पेरेंट्स और डॉटर एलिमेंट किन को कहते हैं, ये इक्वेशन से समझते हैं हम। तो ये मेरे पास रेडियो एक्टिविटी की ये इक्वेशंस है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रेडियो एक्टिविटी को भी कहते हैं, यानी एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ये एक एक्स न्यूक्लियस है, अल्फ़ा मिट करता है, ये अल्फ़ा मिट इसने किया, अल्फ़ा मिट करके ये किस में आ जाएगा, वाई में चेंज हो जाएगा। अब इसमें इसकी एग्जांपल देखते हैं। रेडियम की रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है जब अल्फ़ा पार्टिकल मिट हो रहा है। अब रेडियम न्यूक्लियस रेडॉन न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है जब अल्फ़ा मिट होता है। अल्फ़ा में 2 4 आ रहा है, 2 चार्ज नंबर है, तो इधर 88 से क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, और मास नंबर 4 है तो क्या हो जाएगा, 226 से 222 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें जो यूरेनियम आ रहा है, यूरेनियम में जब क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल मिट होते हैं तो ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह चार्ज नंबर 2 कम होगा तो ये 92 से 90 हो जाएगा, और मास नंबर 4 लेस होगा तो 238 से 234 हो जाएगा। अच्छा, ये देखें बीटा में आ जाएं। बीटा की अगर हम बात करें
तो इसमें चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बीटा में बीटा लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब -1 निकलेगा तो पॉजिटिव इंक्रीज़ होगा, जेड चार्ज नंबर हैं तो प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज +1 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में देखें तो ये एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन अच्छा ऊपर ये बीटा है, बीटा को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बीटा को हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। तो अब ये पॉजिट्रॉन के अगर बात करें तो बीटा पॉजिट्रॉन निकलता है, तो अब देखें अब चार्ज कम होगा, +1 निकला पॉजिट्रॉन तो अब कम होगा, जैसे इसमें पहले अल्फ़ा मीटोन से कम हो रहा था। ठीक है, तो अब इसकी एग्ज़ाम्पल इधर नहीं दी हुई, इसकी एग्ज़ाम्पल आप कर लें कोई भी। ठीक है, अब इस देखें आगे चल के देखते हैं आएगी गैमा डिके में देखें तो ये न्यूक्लियस है, ये एक्साइटेड स्टेट में, स्टेरिक ऊपर लगा हुआ है, स्टेरिक का मतलब है कि ये एक्साइटेड स्टेट में है। और जब ये डी एक्साइट होता है, ये बिल्कुल एटम की तरह, जैसे एटम एक्साइट डी एक्साइट होता है, इसी तरह न्यूक्लियस भी एक्साइट डी एक्साइट होता है। न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है, तो जब ये डी एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, गैमा मिट करेगा। और चार्ज नंबर मास नंबर नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी पैकेट्स हैं, फोटॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्शियम जो न्यूक्लियस है एक्साइट होता है, फिर डी एक्साइट हो जाता है, तो क्या करता है, ये गैमा रेडिएशन अमिट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसमें आ जाएं, इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन दिस न्यूट्रॉन इज़ चेंज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं ना, तो न्यूट्रॉन डिके हो जाता है, और न्यूट्रॉन ही डिके होकर किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लिव इनसाइड न्यूक्लियस, चूँकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, तो न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो रहे हैं, आउट हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि वही जो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। तो यानी बीटा जिसको हम कह देंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लिव इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज अगर ये न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं तो न्यूक्लियस के इनसाइड इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बीटा डिके आ जाए, बीटा पॉजिटिव डिके है, तो चार्ज डिक्रीज बाय 1 इन दिस प्रोटॉन इज चेंज इनटू न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इसमें क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है, यानी एक्स, इसको प्रोटॉन कंसिडर करें, तो ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा। और पॉजिट्रॉन कैन नॉट लिव इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज सेम वही रीज़न है, पॉजिट्रॉन भी न्यूक्लियस के इनसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिट्रॉन की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर हो जाती है, और किसी की भी स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। गैमा डिके में आ जाए, इट इज़ ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से होता है। एक्साइटेड स्टेट इज़ डिनोटेड बाय स्टेरिक एंड ग्राउंड स्टेट विदाउट इट। तो इसमें एक कंपैरिजन देखें, हमने पॉजिटिव बीटा और नेगेटिव बीटा देखा। जब ये नेगेटिव बीटा होगी तो इसमें क्या होगा, ये जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा होता है। और जब पॉजिटिव बीटा होता है, पॉजिटिव बीटा डिके होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा होता है एक न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। ठीक है, तो जब नेगेटिव बीटा डिके होगा तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, जब पॉजिटिव बीटा डिके होगा तो प्रोटॉन डिके हो रहा होता है। ठीक है, एक इधर पॉजिटिव डिके हो रहा है तो पॉजिट्रॉन आना है, अंडरस्टूड है, और साथ न्यूट्रॉन आएगा। और नेगेटिव डिके होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा, अंडरस्टूड, और साथ प्रोटॉन आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये डिवाइस है जो क्या करती है, रेडिएशन को डिटेक्ट करती है। ये 3 डिवाइसेस दी हुई हैं एफएससी में। कौन कौन सी हैं इसमें, विल्सन क्लाउड, गीगामूलर काउंटर एंड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये तीनों डिवाइसेस रेडिएशन को डिटेक्ट कर रही होती हैं। और जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है वो क्या करती है, शोस पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो पार्टिकल मिट होती हैं, रेडिएशन मिट होती है, उनका पाथ शो करती है। और गीगामूलर काउंटर क्या करती है, यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस
एंड इंटेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। ये न्यूक्लियर रेडिएशन की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करती है, कितनी इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है। और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर क्या करती है, इट इज़ अ रिवर्स बायस डायोड यूज्ड टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। एक्चुअली तीनों का काम ही न्यूक्लियर रेडिएशन को ही डिटेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट कैसे डिटेक्ट करती है, आयोनाइजिंग पाथ का, आयोनाइजिंग रेडिएशन का पाथ शो कर देती है। और दूसरा क्या करती है, इंटेंसिटी से बता रही होती है, प्रेजेंस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में बता, इंटेंसिटी के बारे में बताती है और उसकी प्रेजेंस से बता रही है। अच्छा, अब चलते हैं हाफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हाफ लाइफ के बारे में हम देखते हैं। टाइम इन विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिके, ऐसा टाइम जिसमें हाफ न्यूक्लियर डिके कर जाते हैं। और हाफ लाइफ को एटम टी हाफ से लिखते हैं। और ये हाफ सबसे में आएगा। इट इज़, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज़ रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, हाफ लाइफ में रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस होता है, यानी एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी कहा था। और इट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी प्रेशर से, टेम्परेचर पे, इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट, एलिमेंट पे डिपेंड करता है, कौन सा यूरेनियम है, ठीक है, पोलोनियम है, कौन सा है, प्लूटोनियम है, कौन सा एटम है, एलिमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी पे। शॉर्ट हाफ लाइफ इन माइक्रो सेकंड, जो शॉर्ट हाफ लाइफ दी होती है, शॉर्ट हाफ लाइफ में माइक्रो सेकंड होती है, और मॉडरेट हाफ लाइफ मिनट्स में होती है, और जो लॉन्ग हाफ लाइफ है वो ईयर्स में होती है। जैसे यूरेनियम है, उसकी कई सालों बाद हाफ लाइफ आती है। डिकेइंग एटम, नो नंबर ऑफ एटम्स विच आर डिके, जो एटम डिके हो जाते हैं उनको डेल्टा एन से लिख रहे होते हैं। नंबर ऑफ एटम विच आर डिके, डेल्टा एन, द रिफ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम, डेल्टा एन ओवर एन नॉट। जो एटम डिके हो गए हैं यानी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर मैं कहता हूँ एक एटम है, वो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो ये एक रेडियो एक्टिव डिके हुआ है। जितने ज़्यादा डिके होंगे उतना हम कहेंगे डिकेइंग ज़्यादा हो रहा है। तो अब देखें डेल्टा एन ओवर एन नॉट, एन नॉट ओरिजिनल एटम्स होंगे या एलिमेंट होंगे या न्यूक्लियस होंगे, तो डेल्टा एन ओवर एन नॉट कहेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएंगी डिकेइंग एटम की, कितने एटम डिके किए हैं इसमें। तो इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट, जो डिकेइंग रेट होता है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल एटम पे। जितने ओरिजिनल एटम क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे तो उनका डिकेइंग रेट उतना ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ़ ओरिजिनल एटम्स ग्रेटर, तो रेट ऑफ डिकेइंग एटम ग्रेटर, यानी एक एटम दूसरे एटम में, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट ज़्यादा होगा अगर ओरिजिनल एटम ज़्यादा होंगे। अगर मैं कहता हूँ 10 है तो 10 में हाफ कन्वर्ट हो जाएंगे, 50%। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 100 है तो 100 में 50 कन्वर्ट होंगे, तो ओरिजिनल ज़्यादा उतना ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं। तो इसमें देखें डिके कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, डिकेइंग कांस्टेंट को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, डेल्टा एन ओवर एन डिवाइडेड बाई टी, और ये माइनस लगाएंगे, माइनस का मतलब है डिके एटम क्या कर रहा है, एटम डिक्रीज़ कर रहे हैं डिके होने के बाद, अनडिके एटम कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम हाफ लाइफ को लेमडा से डिकेई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है 0.693, और ये 0.693 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऊपर वाले भी ठीक है, डिके वो कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं, तो डिकेइंग एटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल जिसमें क्या हो रहा है, डिकेइंग एटम हो रहा है। नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, आफ्टर एन हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, लेफ़्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, अनडिके एटम कितने रह जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 पावर एन। ठीक है, ये हमें अनडिके एटम की इंफॉर्मेशन देगा। एक्टिविटी रेट ऑफ डिकेइंग
कितना डिकेइंग रेट है, तो ये इसका फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू आर नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं लैम्डा एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। आगे मीन लाइफ देख लेते हैं, एवरेज लाइफ जिसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जितनी टोटल हाफ लाइफ आ रही है इसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला लिखते हैं टी स्टैटिक इज इक्वल टू 1/λ। 1/λ रेसिप्रोकल ऑफ डिकेइंग कांस्टेंट इसका फार्मूला होता है मीन एवरेज लाइफ का। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसमें एक बात याद रख लें, जो अनडिके एटम है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, जो अनडिके रह जाते हैं, जो डिके नहीं हुए, वो इस फॉर्मूले से बताएंगे। और जो डिकेइंग एटम है वो क्या है, डेल्टा एन है, और उनकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, डेल्टा एन ओवर एन नॉट आएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूक्लियर फिशन की तरफ। तो न्यूक्लियर फिशन यानी न्यूक्लियर का फिशन हो जाना, ब्रेक हो जाना, स्प्लिट हो जाना। हैवी न्यूक्लियस जब किसी दो स्मॉलर न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है तो इसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये ओटो हान ने डिस्कवर किया था, और इसने कहा न्यूक्लियर विद हाई मैस शोज द फिशन रिएक्शन टू अटेन स्टेबिलिटी। तो जब हाई मैस हो तो वो फिशन रिएक्शन करता है स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। फिशन कैन बी डन विद 30 डिफरेंट वेज। फिशन की जा सकती है डिफरेंट 30 वेज के साथ, और जो एनर्जी पर न्यूक्लियस आती है वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही होती है यूरेनियम के केस में। और ये यूरेनियम का केस क्या है, जब स्लोइंग मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं हम यूरेनियम 92-235 पे, तो ये बेरियम क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं, साथ अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। मेगा कहते हैं 10^6 को, और ये बेरियम क्रिप्टॉन के ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर लें। ठीक है, तो बेरियम क्रिप्टॉन का होता है 3692, और बेरियम का हमारे पास होता है 56141। अब चलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये नील बोहर ने और जॉन व्हीलर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने क्या कहा, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, प्रोजेक्टाइल स्लो न्यूट्रॉन्स टू स्टार्ट फिशन रिएक्शन। स्लो न्यूट्रॉन की एनर्जी होती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी कुछ जो रिएक्शन है वो इतनी ही एनर्जी पे फिशन होगी, अदरवाइज़ अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी तो फिशन नहीं हो रही होती। स्पेसिफिक पर्टिकुलर एनर्जी पे फिशन हो रही होती है। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं टारगेट। आ जाए टारगेट में फिसाइल सब्सटेंस, यानी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसने डिके होना है, यूज्ड इन फिशन लाइक यूरेनियम है, यूरेनियम फिसाइल सब्सटेंस है। कंपाउंड न्यूक्लियस टारगेट विद ऑब्जॉर्ब न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स लिव 10⁻⁻12 सेकेंड, और इसकी एग्जांपल है यूरेनियम 92-236। यानी इसमें बता रहे हैं कि ये टारगेट जब हम करते हैं न्यूट्रॉन के साथ तो वो कितने टाइम के लिए स्टे करता है, 10⁻⁻12 के लिए। फिशन फ्रेगमेंट 2 स्मॉल न्यूक्लियस बनते हैं बेरियम क्रिप्टॉन, और फिशन न्यूट्रॉन आएगा, न्यू न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन फिशन। 1 से 3 न्यूट्रॉन बनते हैं इजेक्टेड बाय फ्रेगमेंट। जो फ्रेगमेंट होते हैं वो इजेक्ट कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स 99% इजेक्टेड एक्सट्रीमली इन शॉर्ट टाइम। एंड डिलेड न्यूट्रॉन्स 1% इजेक्टेड आफ्टर लिटल टाइम। कुछ टाइम के बाद आ रहे होते हैं, बहुत कम न्यूट्रॉन्स ऐसे होते हैं। फ्रेगमेंट्स बिकम स्टेबल ऑन इजेक्टिंग डिलेड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं इजेक्ट होने के बाद। चेन रिएक्शन वन स्टार्ट रन इटसेल्फ। चेन रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड कर रहा होता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं वो स्प्लिटिंग करते जा रहे होते हैं। और कंट्रोल चेन रिएक्शन ओनली 1 न्यूट्रॉन कैन डू नेक्स्ट फिशन। जो 3 न्यूट्रॉन्स अगर निकलते हैं सपोज,
तो उन तीन में से एक क्या करेगा, नेक्स्ट फिशन करेगा, ये कंट्रोल है। फर्मी कैरिड आउट फर्स्ट कंट्रोल फिशन इन 1942 एंड कंट्रोल चेन रिएक्शन इज़ प्रिंसिपल फॉर एटॉमिक बम। जो यहाँ पे ये जो है ना मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। एटॉमिक बम का ये जो इसमें पॉइंट लिखा ना, कंट्रोल चेन रिएक्शन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा एटॉमिक बम की जगह, क्योंकि एटॉमिक बम में चेन कंट्रोल रिएक्शन नहीं होता, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। और जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए क्रिटिकल मैस है, mass of uranium in which only one out of all neutrons produced one fission reaction further its volume is critical volume। ऐसा मैस जिसमें एक ही फिशन प्रोड्यूस हो, उस मैस को क्रिटिकल मैस करें और उस वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। और अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मैस कितना है, क्रिटिकल मैस से ज़्यादा है, तो एटॉमिक बम बन जाएगा। अगर मैस किसी सब्सटेंस का, एलिमेंट का क्रिटिकल मैस से ग्रेटर है, ये फर्स्ट पॉइंट ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक बम इक्वल है तो न्यूक्लियर रिएक्टर सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा या नहीं। और अगर लेस देन है किसी भी सब्सटेंस का मैस, क्रिटिकल मैस है, तो फिशन रिएक्शन एक दफ़ा होगा और फिर फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, एक दफ़ा होगा फिर उधर ही स्टॉप हो जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट, फिशन ऑफ वन यूरेनियम एटम रिलीज 10 पावर 8 टाइम्स मोर एनर्जी दैन कोयल। अगर कोयले को बर्न करें तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी एनर्जी एक यूरेनियम एटम के फिशन में प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट 1 kg ऑफ यूरेनियम की अगर बात करें तो 25 × 10⁻23 एटम्स इसमें होते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इसमें इतने एटम्स होंगे तो 5×10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी है। 1 फिशन हैपन इन 10⁻−8 सेकेंड, एक फिशन 10⁻−8 सेकेंड में हो रही होती है। एंड 60 फिशन हैज़ टाइम 0.6 माइक्रो सेकेंड, 60 फिशन का टाइम 0.6 माइक्रो सेकेंड है। एंड ट्रांसफरेनिक एलिमेंट जो होते हैं, यानी जो ट्रांसम्यूट होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये यूरेनियम जेड एटॉमिक नंबर यूरेनियम से ग्रेटर आ रहा होता है। अच्छा, इसमें ट्रांसफरेनिक को हमने देख लिया, उसके बाद चलते हैं हम एनरिच्ड यूरेनियम। इसमें जो परसेंटेज होती है यूरेनियम की, वो यूरेनियम 238 से ज़्यादा होती है। परसेंट ऑफ यूरेनियम 235 इज़ मोर देन 238, यानी एनरिच्ड यूरेनियम उसको कहेंगे जिसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 की अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है, और ट्रांसफरेनिक एलिमेंट उनको कह रहे हैं जिनमें चार्ज नंबर क्या होता है, यूरेनियम से ग्रेटर होता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं, ये पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, ये परसेंटेज है यूरेनियम की और है ये, और इसमें यूरेनियम की कितनी परसेंटेज है और उनकी हाफ लाइफ क्या है, और न्यूट्रॉन कितनी एनर्जी रखेगा तो एनर्जी फिशन स्टार्ट होगा। तो इसमें यूरेनियम 234 की बात करें तो इसके अंदर यूरेनियम कितनी मकदार में पाई जाती है, 0.006, और हाफ लाइफ इसकी होती है 4.5 1/10⁹। ठीक है, और इसकी आज नेक्स्ट यूरेनियम 235 में इतनी परसेंटेज 0.7 और हाफ लाइफ 7.1 10⁻8, और कितनी एनर्जी से रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिशन रिएक्शन स्टार्ट होगा 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से। यूरेनियम 238 की में परसेंटेज होती है 99.38। ठीक है, तो यूरेनियम 238 में जो परसेंटेज आती है वो 99.38 आ रही है, और इसकी हाफ लाइफ 2.48 10⁻5 और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर होगी न्यूट्रॉन की तो फिशन स्टार्ट हो रहा होता है।
और ये जो 238 यूरेनियम यूज़ करते हैं ये फास्ट रिएक्टर में यूज़ करते हैं। और जो ऊपर हम बात कर रहे थे यूरेनियम 235, ये थर्मल रिएक्टर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फास्ट रिएक्टर में यूज़ करेंगे और इस फास्ट रिएक्टर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें यूरेनियम 238 की 99% ज़्यादा होती है, मतलब 99% यूरेनियम एग्जिस्ट करती है इस और के में। अच्छा, अब देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आई थिंक न्यूक्लियर रिएक्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर डिवाइस है जो क्या करती है, फिशन रिएक्शन कंट्रोल रिएक्शन करती है और हीट प्रोड्यूस होती है। यानी फिशन रिएक्शन होता है तो हीट जनरेट होती है, कंट्रोल फिशन चेयर रिएक्शन होता है। इसमें प्रिंसिपल क्या है, ओनली वन न्यूट्रॉन टेक्स पार्ट इन फिशन एट अ टाइम। फ्यूल रोड्स एनरिच्ड 235, यूरेनियम 235 इसका फ्यूल है। कंट्रोल रोड्स किसकी होती हैं, कैडमियम की या बेरियम की होती हैं। काम क्या इनका, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। मॉडरेटर इसमें क्या होता है, स्मॉल एटॉमिक वेट सब्सटेंस होता है, यानी ग्राफीन है, हैवी वाटर है, कार्बन है H और C है। कोर में क्या आ जाएगा, कंसिस्ट ऑफ फ्यूल रोड्स होती हैं। इसमें कोर के में फ्यूल रोड्स रखी होती हैं, कंट्रोल करती हैं रोड्स, और मॉडरेटर होता है। इसमें कोर में मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रोड्स होती हैं, फ्यूल्स होते हैं, और हीट एक्सचेंज होता है। ये सब ने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ाया भी होगा। हीट एक्सचेंजर में जो कूलेंट होता है वो वाटर होता है, जो क्या करता है, स्टीम को कन्वर्ट कर देता है, विच कन्वर्ट इनटू स्टीम। जो वाटर कूलेंट वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल शील्डेड, इसमें क्या आते हैं। तो बायोलॉजिकल शील्डेड को अगर हम देखें तो प्रिवेंट स्कैटरिंग ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, ब्रीडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, प्रिपेयर इट्स फ्यूल बाय इटसेल्फ। ब्रीडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर करता है, अपना फ्यूल खुद जनरेट कर रहा होता है। और थर्मल रिएक्टर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन, यूज यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल, इट रन कंटिन्यूसली, यूज मॉडरेटर एंड वाटर गैस एज कूलेंट। वाटर गैस को एज अ कूलेंट यूज़ कर रहा होता है। और फास्ट रिएक्टर क्या है, फास्ट रिएक्टर लिक्विड मेटल फास्ट न्यूट्रॉन ब्रीडिंग रिएक्टर, यूज 238 यूरेनियम 238 एज अ फ्यूल, इट नॉट रन कंटिन्यूसली, नो यूज मॉडरेटर एंड Na एज अ कूलेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली रन नहीं करता, तो इसमें मॉडरेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें होती है, अच्छा न्यूक्लियर फ्यूजन से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में देख लेंगे। आज ये आधे घंटे का लेक्चर होने वाला है तो ये काफ़ी है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो फिर ये करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके MCQs पे आएंगे, तो फिर हम 21 से 20 चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।